कुछ को मासूल, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो किसानों की प्रगति के लिए हरदम कार्यरत है। कुछको की कमान जब दिलीप भाई संघानी के हाथ में आई, कुछको ने प्रगति के शिखर तय किए। दिलीप भाई और कुछको परिवार ने किसानों की प्रगति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को निमंत्रण दिया। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने निमंत्रण को हर्षपूर्वक स्वीकार किया और दिनांक 31 नवंबर 2023 को कुछको का दौरा किया। दिलीप भाई और कुछको परिवार ने राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हृदयपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने दौरे की शुरुआत श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करके की। पूरे कुछको परिवार की ओर से उनका बहुत स्वागत है। कुछको मासूम के अध्यक्ष की महामहिम राज्यपाल साहब, अध्यक्ष मेरे बड़े साथी, आज हम अत्यंत गौरवशील है। हमारा पूरा स्टाफ, हमारा बोर्ड बोल रहा था हमारे दिवाली तो आज ही है। साहब आ रहे हैं, उनका हम सब गौरव मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अमृत महोत्सव के दिनों में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और उन्होंने जो अपेक्षा रखी सहकार से समृद्धि, सरकार की ओर से कभी कभी सर्कुलर लेट किया, लेकिन जिम्मेदारी अमित शाह को भी थी। कई भाषण में उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो सुन के हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, इसी दिशा में हमें चलना है। और इनकी वजह से जब समझो कि
आज़ादी के बाद पॉलिटिकली बीजेपी के हाथ में पहली दफ़ा 6 साल पहले ये संस्था आई तब अहमदाबाद में ऑफिस थी। हमने अधिकारी को पूछा था कितने में ऑफिस है, 600 गज में है। हमने बोला किसान की ऑफिस गज में नहीं बार में होती है, बार में नहीं बीघा में होती है। और ये 5 बीघा जमीन 10,000 मीटर से ज़्यादा हमने दस्तावेज से ली गुजको मासूर से। और आज आप देख रहे हैं कि जो ऑफिस का दौरा किया, आपने हमें धन्यवाद दिया, हम आपका आभारी, हमें प्रोत्साहन और बोल दिया है। लेकिन सरकार की ओर से जो भी परचेस एमएसपी की करते हैं, जब गुजको मासूर को जिम्मेदारी दी पारदर्शक के साथ, एक भी गफला नहीं। कैबिनेट में भी उनकी चर्चा होती है कि जब गुजको मासूर करते हैं तो कोई गफला नहीं होता। हमारे सारे डायरेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट से है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डायरेक्टर वॉच करता है कि हमारा गुजको मासूर का कोई बदनामी ना हो, किसान को सही दाम मिले, किसान की चिंता करे। तो इस तरह डायरेक्टर अपना क्षेत्र में जो सक्रिय है और इनकी वजह से पूरे गुजरात में गुजको मासूर की एक इमेज है। शुरू में सालों पहले गुजको मासूर का ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल बाजार कीमत से 5 रुपया प्रीमियम दे के लोग को ले जाते थे। बीच में बंद हो गया था, फिर हमने शुरू किया है। हर टाइप की कमोडिटी जो है हम बनाते हैं, हम डायरेक्ट किसान से परचेज करते हैं, उनकी वैल्यूएट करते हैं। और गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो ऑफिस है या हमारा फैक्ट्री है, वहीं से बिक्री भी करते हैं। इस तरह से गुजको मासूर काफ़ी तरक्की कर रहा है। हमें गौरव है कि हमने गुजको मासूर की ओर से हमारे सभासदों को 22% डिविडेंड, देश में सबसे ज़्यादा डिविडेंड कोई देता था वो गुजको मासूर देता था। अभी भी सरकार ने एक सर्कुलर निकाल के कहा है कि 20% से ज़्यादा कोई नहीं दे पाएगी। हमने प्रस्ताव हमारा लास्ट बोर्ड में 22% तक किया था। सर्कुलर के बाद हमारी एजीएम में हमने रिड्यूस करके 20% कर दिया। लेकिन सभासदों को भेंट भी अच्छी तरह से देते क्योंकि इनके मालिक सभासद हैं। हमारा बोर्ड मानता है कि हम तो एज ए ट्रस्टी काम कर रहे हैं, इनके मालिक जो है उनका मुनाफा इनके पास जाना चाहिए। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से सहकार से समृद्धि लानी है। इनके लिए उसको मासूर पूरा प्रयास कर रही है, काम कर रही है। और आपकी आज की उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन, आज हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी गुजको मासूर काम कर रहे हैं, उनका प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए बिक्री भी कर रहे हैं। जो भरत भाई डॉक्टर ने माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ बनाया है गौ वंश से, उनकी बिक्री भी हम यहीं से करते हैं। हम काफ़ी मात्रा में प्रचार भी कर रहे हैं। तो इसी तरह गुजको मासूर किसानों के साथ, और सबसे अच्छी बात वो है मुनाफा हमारा लक्ष्य नहीं है। उनकी वजह से क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, किसानों को अच्छी प्राइस मिले और जो खाने वाले वर्ग हैं उनको सस्ता मिले। हम इसी तरह गुजको मासूर को सहकारी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और आपने हमारा पर इतना बड़ा उपकार किया है, तो हृदय से हम खुश हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आपकी उपस्थिति हमारे लिए भविष्य में चालक बल और हमें ताकत देगी। पुनः मैं आपका धन्यवाद के साथ खूब स्वागत करता हूँ। एक ही विचारधारा, ध्येय के लोग एक साथ सम्मिलित हुए। जहां गुजको परिवार राज्यपाल श्री का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया।
आदरणीय श्री दिलीप भाई संघानी जी, अध्यक्ष गुजकोमासोल इफको एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, माननीय श्री विपिन भाई पटेल जी, उपाध्यक्ष गुजकोमासोल, सभी सम्मानित निदेशक मंडल के सदस्यगण, महानुभाव, सर्वप्रथम संघानी जी का मैं आभारी हूं। वो आभार मेरा व्यक्त कर रहे थे कि मैं यहाँ चल के आया हूं, लेकिन मैं आभार उनका व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे गुजरात के दर्शन मुझे यहीं करा दिए हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि आप लोग खेडूत के कल्याण के लिए इतना निस्वार्थ भाव से और बिना किसी जो समस्याएं ऐसे संगठनों में आती हैं उनके बिना आप इस गुजकोमासोल को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपका ऑफिस पहली बार मैंने देखा है। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मेरे एडीसी साहब साथ हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं स्पेशल ऑफिस देखने गया था और वो देखने जैसा है। तो निस्संदेह खेडूत संगठन का कारपोरेट से भी बढ़िया ऑफिस पहली बार देखने का मुझे मौका मिला। और यहाँ जो सुविधा और 500 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और जो जानकारी अभी माननीय महोदय ने मेरे बीच में आपकी गतिविधियों की दी, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में आपका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है खेडूत के कल्याण के लिए। इस प्रकार का संगठन कि जो उनकी भी चिंता करता है और उपभोक्ता की भी चिंता करता है। उपभोक्ता को महंगी चीज ना मिले और किसान की लुटाई ना हो, दोनों का समायोजन गुजकोमासोल आप सब माननीय संघानी जी के नेतृत्व में इस अभियान को चलाए हुए हैं। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद और बधाई आपको देता हूं। और मुझे आज ये स्वयं नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य आपके इस संगठन के द्वारा चल रहा है। निस्संदेह प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य है, सहकार से समृद्धि, आप लोगों ने प्रैक्टिकल उसको करके दिखा दिया है। सहकार से समृद्धि कैसे हो सकती, इससे बड़ा प्रमाण और हो नहीं सकता। मेरी कामना कि आप और गति से इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और पूरे देश के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का केंद्र ये आपका गुजकोमासोल बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं दिलीप भाई संघानी जी का दूसरी बार इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि गुजरात में आने के बाद मैंने प्राकृतिक खेती का एक अभियान चलाया और वो अभियान मैंने कोई पुस्तक पढ़ के नहीं चलाया है, कोई भाषण देने के लिए नहीं चलाया है, अपितु मैं खुद खेडूत हूँ। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, हमारी वहां 200 एकड़ भूमि है जिसमें मैं 20-25 साल से रासायनिक ही खेती करता था, जैसी आम किसान करते हैं। आप लोग भी वही करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाइयां, तो वो सब मैं भी करता रहा। लेकिन एक घटना मेरे साथ भी थी। मेरे पास 1500 छात्र 19 प्रांत से पढ़ते हैं और वो संस्था, कभी अवसर मिलेगा तो एक विजिट आपका भी वहां कराएंगे। माननीय अमित शाह जी तो वहां बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, उसमें गए थे। वहां के जो छात्र हैं वो
इस एक साल में 14 बच्चे हमारे एनडीए में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए, 4 बच्चे नीट में गए, 21 बच्चे एनआईटीज में गए। वहां सिंगल बच्चे की भी सेकंड क्लास आती नहीं, वो 50% 90 से ऊपर पार करते हैं। वहाँ गौशाला है, अश्वशाला है, शूटिंग रेंज है, स्विमिंग है, आईआईटी, पीएमटी, नीट के और एनडीए का पूरी व्यवस्था हम बच्चों को वहाँ देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं चलती हैं। वहाँ एडमिशन के लिए बड़े दबाव रहते हैं। इस बार 250 बच्चे मैंने लेने थे, 13,500 बच्चे हमारे टेस्ट में बैठे थे। 13,500 में से कुल 250 बच्चे हमने लेने थे। तो कहने का अभिप्राय, वो जो बच्चे वहां पढ़ते हैं तो उन बच्चों को मैं देश का भविष्य मानता हूं। वो बहुत प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उनको अपनी गायों का मैं दूध देता हूं, अपने खेत का गेहूं, चावल, साग, भाजी सब वहीं का उनको मिलता है। जैसे एक बालक घर में भी नहीं प्राप्त कर सकता, वो सुविधा वहां दी हुई, और वो मैं तब दे पाया जब मैं प्राकृतिक खेती की ओर आया। उससे पहले क्या था, जो मैंने घटना बताई, एक दिन हमारे खेत का एक कर्मचारी दौड़ा हुआ आया और उसने कहा, अमुक कर्मचारी दवाई का, जंतुनाशक दवाई का छिड़काव करते बेहोश होकर के खेत में गिर पड़ा। बेहोशी हालत में हम उसको हॉस्पिटल में लेके आए। 2-3 दिन लंबे उपचार के बाद जान तो उसकी बच गई, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इस कर्मचारी ने न तो दवाई को पिया था न खाया, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और जो बालक मेरे पास पढ़ते हैं, इनके तो साग भाजी सब चीजों में मैं जहर को डलवा के खिलाता हूं। तो मेरे से बड़ा अपराधी कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा पाप है। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं भारत की भावी पीढ़ी को ये जहर नहीं खिलाऊंगा, और मैंने निर्णय लिया कि मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। इसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। मैं तो बच्चे पढ़ाने का काम करता था, शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में मैं वहां काम करता था। तो मैं एग्रीकल्चर विभाग के पास गया, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके यहाँ भी सब जगह। तो वहां के मुखिया थे डॉक्टर हरिओम जी, इस समय भी वो हैं। तो मैं उनसे मिला और मैंने कहा, मैं जहर वाली खेती छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प मुझे दें। तो उन्होंने कहा, हमारे पास जैविक खेती का विकल्प है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो मैंने उसका तरीका बताइए, उन्होंने अपने लोग भेज दिए ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने अपने कर्मचारियों को और स्वयं उसकी पूरी ट्रेनिंग ली। वो पिट बनाए, उसमें गोबर की खाद डाली, उसमें हड़सिया जो विदेश से आता वो डाला, फिर उसको छानते थे, निकालते थे, खेत में डालते थे। साल भर मैंने 5 एकड़ से उस खेती को शुरू किया। पहले साल कुछ हाथ मेरा नहीं लगा, सब जीव जंतु खा गए, इसमें कीड़े पैदा हो गए, उत्पादन मिला नहीं। मैंने प्रयास किया, कोई नहीं, लोग कहते हैं पहले साल नहीं दूसरी बार मिलेगा। दूसरी बार और ज्यादा मेहनत से किया तो मुझे 50% उससे मिला। तीसरे साल मेरे को लगभग 80-90% मिला, लेकिन न तो मेरा खर्चा कम हुआ, न मेरी मेहनत कम हुई, उत्पादन उल्टा मेरा घट गया। तो मैंने विचार किया, तेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस खेडूत के पास है ही 2-3 एकड़ जमीन, वो ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके बच्चे तो भूखे मरेंगे। ये तो मामला नहीं चलने वाला, ये तो फेल मामला। तो मैंने उन डॉक्टर हरिओम जी से पूछा कि जी
आप वाली पद्धति मैंने इतनी ईमानदारी से की और उसमें सफलता नहीं मिली, इसका कारण क्या है? तो उन डॉक्टर हरिओम जी ने, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिसार के सीनियर साइंटिस्ट आज भी, उन्होंने मेरे को साइंटिस्ट की 2 रिपोर्ट दी। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट की, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट की। आप बहुत क्रीम है पूरे प्रदेश की, इसलिए मैं बार बार संघानी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतने बढ़िया प्रगतिशील और डायरेक्टर स्तर के लोगों को मिला है कि मेरा मिशन आप समझेंगे और इसको बढ़ाने में मेरे को मदद मिलेगी। साइंटिफिकली बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं, ये कोई यूं ही नहीं कि भाई प्रचार कर दिया और चालू हो गए। अब जो रिपोर्ट मेरे को दी, तो उस रिपोर्ट में लिखा था, अब ध्यान से थोड़ा सुनने की बात है। उस रिपोर्ट में था कि भारत देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक डांगर। डांगर बोलते हैं ना चावल को। 2 फसल हैं जो हमारे खाद्यान्न लोगों का पेट भरने का काम करती हैं। और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल यदि लेनी है प्रति एकड़, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है। 60 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में गेहूं डांगर को मिलेगा तो उत्पादन पूरा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। यहां तक आई बात समझ में? अगली बात, अब जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, उसमें 60 किलो नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 2 केजी नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमें चाहिए 60 किलो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन मिलेगा। अब आप सब आदरणीयों से मैं पूछता हूं, क्या भारत देश में इतना पशुधन हमारे पास है? क्या इतने भूखंड में प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर संभव है? नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा प्रश्न मेरे मन में आया कि एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर खाद के लिए कितने पशु चाहिए? कम से कम 20-30 पशु। तो 1 एकड़ में 20-30 पशु पलेंगे, किसान का परिवार पलेगा। तो ये फेल है ना, प्रोग्राम पूरा फेल है। दूसरा, इतनी गोबर की खाद यदि 1 एकड़ में पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। 2, तीसरा, इतना गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उसमें निंदामण इतना पैदा होगा कि लेबर ही सारा दिन किसान लगाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। ऐसा ही है ना? आप तो खेडूत हैं, समझते होंगे। दूसरा, उसी रिपोर्ट में एक बात लिखी थी कि जो खेडूत 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट से वो काम चल जाएगा। तो फिर मैंने विचार किया, 150 क्विंटल कौन सा कम है? उसमें 30 पशु चाहिए तो इसमें 15 चाहिए। इसको बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट को जो हड़सिया प्रयोग में आता है वो भारत का नहीं है, वो विदेश का है। वो हड़सिया मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है और शरीर से हैवी मेटल छोड़ता जो खाद के द्वारा भोजन में जाके आदमियों को बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये है जैविक खेती का आधार। इसलिए भारत में पिछले 30-40 वर्ष से ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का प्रदेश सरकारें भी और भारत सरकार भी पूरा फंड भी देती हैं और काम भी कराती हैं, लेकिन कोई मॉडल देश में सफल नहीं हो पाए।
और लोगों ने इसको नहीं अपनाया। अब मेरे लिए क्या दिक्कत है, मैं जब प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो लोग मेरे प्राकृतिक को जैविक ही समझ लेते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो खेती का प्रचार करते हैं ये वही जैविक है जिससे कुछ नहीं मिलता, जिसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता। तो ये तो जैविक है जो आपकी इतना समझ में आया होगा। अब जिस खेती की बात मैं करता हूं उसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। इसमें और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। ये खेती क्या है, उदाहरण के लिए आप सब जंगल में गए होंगे, जंगल में हमने देखा सैकड़ों तरह के अलग अलग पेड़ खड़े, नीचे वनस्पति खड़ी, वहां कोई यूरिया नहीं डालता, कोई डीएपी नहीं डालता, कोई जंतुनाशक दवाई का स्प्रे नहीं करता, और जिस पौधे पर फल लगने का समय आता तो पौधा फल से लद जाता है, होता कि नहीं है। दूसरा, आप जंगल के किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़ो और लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब नेचर, प्रकृति वहां सारा पौधे की आवश्यकता पूरी करती तो हमारे खेत की क्यों नहीं करेगी। जो नियम जंगल में काम करता वही नियम खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। ये है नेचुरल फार्मिंग जिसकी मैं बात करता हूं। अब अगली बात, इसमें समझने की बात क्या है कि जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो कृषि वैज्ञानिक आप में से भी कुछ सज्जन एक बात पूछेंगे कि आप प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती का यूरिया की, नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करोगे, फास्फोरस कहां से लाओगे, पोटेशियम कहां से लाओगे, मैग्नीशियम कहां से लाओगे, आयरन कहां से आएगा, कॉपर कहां से आएगा, यही सवाल है ना जी। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती तब पौधा पूरी फल दे पाता है। तो प्राकृतिक खेती में क्या है, ये खेती में खाद की जरूरत नहीं है, कोई इनपुट बाहर से डालने की कतई आवश्यकता नहीं। रासायनिक खेती में इनपुट बाहर से आता है, जैविक खेती में बाहर से आता है। जैविक वालों ने भी फैक्ट्रियां लगा दी हैं बड़ी बड़ी, वो आपके रासायनिक से भी महंगी हैं। पहले वो खेडूत को लूटता था, भी इन्होंने अभियान छेड़ दिया। तो दोनों में किसान को जेब से पैसा खर्च करके उनको खरीद के खेत में डालना पड़ता है। लेकिन जिस खेती का प्रचार मैं करता हूं इसमें खेडूत को बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है और न गाड़ियां भर भर के गोबर की खाद डालने की जरूरत है, न यूरिया डीएपी डालने की जरूरत है। सारी चीजों की पूर्ति कैसे होगी उसको आप थोड़ा, वो मैं आपके बीच में रखता हूं। इस पद्धति में हम दो तरह के कल्चर बनाते हैं, उनको आप खाद समझने के लिए कह लें, लेकिन हम उनको कल्चर ही बोलते हैं। एक का नाम है जीवामृत, एक का नाम है घन जीवामृत, बस दो ही चीज हैं। और ये बनते किससे हैं? केवल देसी गाय के गोबर गोमूत्र से। इस समय मेरे पास 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो कई तो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर हैं इसी समय, और बाकी प्रोफेसर हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी का, कोई सोयल का है, कोई बीज का है, अलग अलग साइंटिस्ट की टीम है मेरे पास अब। और ये सभी वो साइंटिस्ट हैं जो सबसे ज्यादा मेरे विरोधी थे और रात दिन मेरा प्रचार करते थे देश को भूखा मारेगा, और सब मेरे खिलाफ एक झंडा उठाए फिरते थे। ये सारे वही साइंटिस्ट हैं अब जो मेरी टीम में पूरे देश में प्रचार करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे मेरे को कहा
कि आप इसके लिए सिलेबस तैयार करो। राजभवन में 12 लोगों की टीम पिछले वर्ष आई, यहाँ बैठ के उन्होंने सिलेबस बनाया। इस समय वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू हो गया है। हमारे 12वीं क्लास तक के जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के, वहां भी वो लागू हो गया। तो ये क्रांति कैसे उनके मन में आई? हुआ क्या मेरे साथ, तरफ क्योंकि मैं तो बच्चे बढ़ाने का काम करता, खेती मेरा विषय नहीं था, लेकिन मैं उतना करता था साग भाजी कुछ चीजें, अनाज बच्चों को शुद्ध मिले। बाकी 100 एकड़ लैंड में भाड़े पे देता था किन्हीं खेडूत को। और उन खेडूतों ने क्या किया, यूरिया डीएपी डाल के 2017 में उन्होंने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह के छोड़ा कि जी इसमें कुछ पैदावार नहीं होता, ये तो बिन उपजाऊ बंजर भूमि है, हम पैसा क्यों दें, छोड़ के चले गए। मैं इन्हीं साइंटिस्ट से मिला था जिसका नाम लिया हरिओम जी से, पहली बार मेरा परिचय इससे भी हुआ था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी धरती को बंजर कह के खेडूत छोड़ गए, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं उसकी टेस्ट कराऊंगा लैब में मिट्टी को, फिर पता लगेगा। उन्होंने सैकड़ों सैंपल लिए खेत से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में भेजे। वहां से 3 महीने के बाद मेरे को रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या आया, पूरा 100 एकड़ का खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.45 से नीचे। उन्होंने कहा आपकी सारी भूमि बंजर है, ये इसमें जो खेडूत छोड़ के भागे उनकी कोई गलती नहीं, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, बंजर हो गई यही। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूं? इसी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कागज लेके मेरे को लिखा इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोर, जिंक, पोटास, ये डालो, अवशेष डालो। धीरे धीरे जैसे 25 साल में ये बंजर बनी है, ऐसे ही धीरे धीरे 25 साल में उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा उस समय तक मैं मर लूंगा, मेरी खेत किस काम का बचेगा? तो उसने कहा मेरे पास और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास इससे अलग कोई तरीका इसको उपजाऊ बनाने का नहीं है। यहां से मेरा काम शुरू हुआ। जब मैं जैविक भी उसका देखा मैंने, फिर मैं प्राकृतिक की ओर आया और प्राकृतिक खेती में मैंने देसी गाय से जीवामृत बनाया, घन जीवामृत बनाया उस बंजर भूमि में 100 एकड़ में। ये 2017 अप्रैल में खेडूत छोड़ के भागे। 15 जून को मैंने उसमें डांगर की खेती शुरू की। पहले ही साल, आप आश्चर्य करेंगे, पहले ही साल मैंने उसमें 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ डांगर पैदा किया। और जब वो फसल होती थी तो मैं डॉक्टर हरिओम को बुलाता, मैं कहा देखो ये फसल है जिसको आप बंजर कह के गए थे। तो उसने मेरे बाद में 1-2 बार आया वो मेरे बाद खेत में, और मेरे जो खेत कर्मचारी थे उनसे अलग पूछा कि ये आचार्य जी रात को कब यूरिया डलवाते हैं, इसमें इस खेतों में कब यूरिया डलवाते हैं? उन्होंने कहा हम तो मजदूर हैं, हम कहाँ से यूरिया, वो तो मार देंगे हमें, पिटाई करेंगे, निकाल देंगे, इसमें कोई यूरिया नहीं पड़ता है। क्या डालते हो कि जी केवल 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे करते हैं, पानी के साथ जीवामृत देते हैं, घन जीवामृत पहले डाला था बस। तो वो इतना प्रभावित हुआ, घोर विरोधी थे हमारे इस खेती के वो। तो उसने अपने दूसरे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बोला यूनिवर्सिटी में कि भाई ऐसे ऐसे कमाल है खेत में, मैंने सारी सोइल को खुद टेस्ट कराया, बंजर भूमि है लेकिन खेत ऐसे लहला रहे हैं पहले ही साल में जैसे यूरिया डीएपी वाले होते हैं। तो उन साइंटिस्ट को खेत में लेके आए, उन्होंने खेत देखा और अंत में कहा जब इसका कटाई हो, उसका हार्वेस्टिंग हो तो हमें बुलाना है। हमने उनको बुलाया। जब वो तोले गए तो 26 से 28 क्विंटल एवरेज हमारा धान 100 एकड़ में निकला।
तो वो चले गए। फिर दूसरी हमने फसल बोई, वो भी अच्छी हमारी हो गई। तो 1.5 साल के बाद जब इतनी अच्छा फसल हुई तो उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि इस खेती में, जैविक खेती में बहुत देर से कराता हूं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, इसमें कुछ कारण तो है। तो कारण जानने के लिए एक दिन उन्होंने अपने 6-7 साइंटिस्ट इकट्ठे किए और वो 5 तालुका में गए, हमारे कुरुक्षेत्र जिले के हरियाणा में 5 तालुका में गए। और वहां आप एक खेडूत के मिट्टी ली, इस खेडूत की ली, इसकी 5 खेडूत के खेत की मिट्टी ली जो रासायनिक खेती करते थे, और बाद में आके मेरे खेत की मिट्टी ली जो बंजर भूमि जो थी उसकी मिट्टी ली, और लैब में ले जाके उन्होंने 5 खेडूत की मिट्टी को आपस में मिलाया और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद क्या पाया, उसमें 30,07,000 सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में मिले। दोबारा बताता हूं, जो रासायनिक खेती करते थे खेडूत, उनकी मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 30,07,000 सूक्ष्म जीवाणु मिले, और मेरे खेत की मिट्टी में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। जब उन्होंने ये देखा साइंटिस्ट ने, वो घूम गए बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई अब हम, विरोध तो बहुत हो गया, अब इसके गहराई पे जाना चाहिए हमें। और वो साइंटिस्ट जो घोर विरोधी थे, अब वो मेरे खेत में आके सैंपल लेने लगे। फिर उन्होंने जीवामृत लिया मेरे से, ये क्या है, उसको लैब में लेके गए, उस पे एक्सपेरिमेंट किया, और वो इतना डीप गए हैं कि कल, जो बीता कल है, हमारे पूरे गुजरात की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं 5, एक प्राकृतिक 4 वो। अब उनके सारे साइंटिस्ट हमने दंतेवाड़ा में इकट्ठे किए हुए थे, और वहां के मेरे वो साइंटिस्ट उनको यहाँ ट्रेनिंग दे के गए हैं कल 2 दिन इन सब चीजों की। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए क्या है। जो गौ माता है ना, देसी गाय, ये ऑस्टन फ्रीजन जर्सी में नहीं पाया, ये गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी सब हमने गोबर लिए, सब पे किया, किसी में नहीं पाया। जो कांकरेज, गिर, साहिवाल, थारपार, कराठी, हरियाणवी, अंगोल, ये जो गाय, केवल इन गायों के गोबर में, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं 1 ग्राम गोबर में। और जो गाय ये सड़कों पे छोड़ दी, मैंने ये पकड़वाई, और इनका जब टेस्ट किया गया तो इनमें 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए। क्यों? क्योंकि दूध देने वाली गाय की एनर्जी दूध देने में लग जाती है, जीवाणु कम बनते हैं। जो दूध नहीं देती वो पूरी ताकत जीवाणु बनाने पर लगती। तो उसका गोमूत्र पाया खनिजों का भंडार, जो देसी गाय है, और गोबर है सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार। अब हम जो जीवामृत बनाते हैं वो क्या है, जैसे हम 100-200 लीटर का खाली ड्रम लेते हैं, 80 लीटर पानी भर देते हैं, उसमें छाए में रखते हैं। देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती, वो ड्रम में छोड़ देते हैं। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी पुराना खराब कैसा भी हो, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। पेड़ के नीचे की क्यों, खेत की क्यों नहीं? क्योंकि खेत में यूरिया डीएपी ने सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, वहां जीवाणुओं का भंडार, इसलिए वो। तो अब क्या होता है इसमें, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की लैब में सालों से कर रहे हैं, जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख करोड़। और इन 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन मिल गया, उससे वो स्वस्थ होते हैं।
और गुड़ जो है उनको मल्टीप्लाई बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी में जो जीवाणु एक मुट्ठी डाली उसमें मेलवन बन करके वो संख्या बढ़ती है। डॉक्टर बलजीत सारन हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, इस समय जो रात आए हुए थे वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वहां के साइंटिस्ट के साथ काम किया है। वो साइंटिस्ट अब मेरे साथ है। उसने रिपोर्ट दी है कि इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट बाद डबल होते हैं, यानी कि 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़ हो जाएंगे, और अगली 20 के बाद 120 लाख करोड़, ऐसे बढ़ते बढ़ते 72 घंटे तक ये बढ़ते हैं। और 72 घंटे के बाद ये रुक जाते हैं, फिर वापस मरने शुरू हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग 72 घंटे के बीच में कर लेना चाहिए। 4 दिन बनने में लगते हैं और उसके बीच के समय में स्प्रिंकल से, पानी से, ड्रिप से, कैसे भी खेत में जाए। तो अब जब ये खेत में जाते हैं तो ये असंख्य सूक्ष्म जीवाणु, इनकी गिनती नहीं। अब वो प्रश्न आएगा, इसको और ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब यहां हमारा निदान होता, इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करोगे खेत में? इसमें कहां से नाइट्रोजन आएगा? ड्रम में आप में, इसमें तो गोबर गोमूत्र है और एक दिन का कुल 10 किलो है 1 एकड़ के लिए। साइंटिस्ट ने रिसर्च की कमाल किया है। इस गाय मां के पेट में सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु, सैकड़ों तरह के अलग अलग, और मिट्टी में भी हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु। जब ये आपस में मिलते हैं तो मेलवन का काम करते हैं। कैसे? जैसे 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो तो पूरा दूध सवेरे तक दही में बदलेगा कि नहीं? और उनमें वो सूक्ष्म जीवाणु कैसे? जैसे अब हम यहाँ जितने भी आदरणीय बैठे हैं, देखने को हम सारे आदमी हैं, एक जैसा रूप शकल है, लेकिन अंदर से वृत्ति और विचार हम सब के भिन्न भिन्न हैं। आया ना? ऐसे ही वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं सैकड़ों तरह के, उनके सब एक जैसे दिखने में, लेकिन काम सबके अलग अलग है। उनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो 78.5% नाइट्रोजन हवा में है। आप जो यूरिया थैले में खरीदवा कर डालते हो, वो काम गौ माता के पेट से इस जीवामृत में, घन जीवामृत में बढ़ाए गए सूक्ष्म जीवाणु करोड़ों की संख्या, अरबों खरबों की संख्या में ऐसे हैं जो आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं, उसका भोजन बनाते हैं, पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। कहते हैं ना नाइट्रोजन कहां से? ये नाइट्रोजन ये पूरा होगा। अब हम जो नाइट्रोजन डालते हैं वो आदमी का बना हुआ है, उसमें बदबू है, तरह तरह की गैसेज हैं, पर्यावरण को दूषित करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। लेकिन भगवान की प्रकृति की वाली को तो हम प्रणाम लेके खींचते हैं सवेरे। तो इसमें 78.5% नाइट्रोजन है, ये आपने भी पढ़ा होगा, साइंटिस्ट मानते हैं। तो नाइट्रोजन ये यूं पूरा करते हैं। दूसरी बात, ये जो मिट्टी है ना हमारी धरती माँ, ये भगवान की रचना, भगवान भी पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण है। हम नहीं समझ पाए, हमने इसको विकृत कर दिया। इस धरती माता में फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी, सब कुछ तत्व धरती में हैं। लेकिन वो धरती में जो तत्व है वो सुप्त अवस्था में, वो गांठ बना के पड़े, वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। उनसे भोजन बनाने का काम ये सूक्ष्म जीवाणु करते जो गौ माता के पेट से खेत में गए। समझ में आई जी बात? बहुत मोटा मैं उदाहरण देता हूं इसका, बहुत मोटा। हम सब के घर में रसोड़ा है ना जी। रसोड़ा में नमक भी है, तेल भी है, दाल भी है, साग भाजी भी है, गैस भी है, सब कुछ है, आटा दाल है।
लेकिन माता बहन रसोड़ा में ना जाए तो क्या भोजन अपने आप बन के बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। सामान तो सारा है वहां पे, लेकिन वो भोजन में नहीं बदलेगा जब तक माता बहन नहीं करेगी। जो काम रसोड़ा में माता बहन का है वही काम खेत में सूक्ष्म जीवाणु रहस्ये का है। ठीक है समझ में जी? रसोड़ा में भी पूरा सामान है और धरती मिट्टी में भी पूरा सामान है, लेकिन सामान दोनों जगह है। उस सामान से भोजन बनाने का काम बनाने वाला चाहिए। रसोड़ा में मां बहन चाहिए और खेत में हड़सिया और सूक्ष्म जीवाणु चाहिए। जितना ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होगा, जितना ज्यादा हड़सिया होगा, उतना ही ज्यादा वो कॉपर पैदा होगा, मैग्नीशियम पैदा होगा, फास्फोरस पैदा होगा, पोटास होगा, जिंक होगा, नाइट्रोजन होगा। सब पूर्ति अपने आप वो सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और खा के उनको भोजन बनाते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। तो ये है प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत। इसमें ट्रॉली गाड़ी भर के खाद डालने की जरूरत नहीं। खाद नहीं पड़ेगा तो निंदामण नहीं होगा। ठीक है ना जी? और धरती के सारे तत्वों की पूर्ति इससे होगी। उत्पादन कम हो ही नहीं सकता। 1 एकड़ से 20-30 एकड़ तक की एक गाय से 20-30 एकड़ की खेती कर सकते हैं हम। उदाहरण के लिए 1 दिन का गोबर गोमूत्र से 1 दिन का खाद तैयार हो गया कि नहीं? गाय ने गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देना, दूध भले ही ना दे। तो 1 महीने में 30 दिन, 30 दिन में 30 दिन गोबर गोमूत्र आया तो पर एकड़ में गया तो 30 एकड़ में फैल गया कि नहीं? ये है क्रांतिकारी प्रोग्राम। इससे न प्रकृति खराब होगी, न पर्यावरण खराब होगा और धरती माता का ऑर्गेनिक कार्बन, मेरी जो बंजर भूमि थी उसका ऑर्गेनिक कार्बन इस समय कई खेत का 1.7 हो गया। 1.7 और कोई भी 1 से तो नीचे पूरे खेत में है ही नहीं और बढ़ता ही जा रहा। अब दूसरी बात, जो हमारी रासायनिक खेती है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता, घट सकता है। कारण ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीवाणु, ऑर्गेनिक काम बढ़ाने का काम करता हड़सिया मित्र कीट, और रासायनिक खेती उनको मारने का काम करती है। आप एक हलसिए को खेत से पकड़ो और यहां रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, बचेगा या मरेगा? तो यही काम कर रहे ना हम। हलसिया तो दिखता आंख से मोटा ताजा है, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु तो दिखते भी नहीं, वो तो इतने कमजोर हैं। तो जब हम ये डालते हैं ना प्राकृतिक खेती में, घन जीवामृत क्या, सूखे खाद को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो फालतू होता है, उसका बेड बना के और उसमें छेद बना कर ये जीवामृत उसमें छोड़ देते। 20 दिन में वो चाय की पत्ती की तरह ब्लैक होकर के सूक्ष्म जीवाणु का भंडार बनता। वो डीएपी का काम करता है खेत में बोने से पहले। तो ये 2 तरह के कल्चर हम तैयार करते हैं। जब ये खेत में डलेंगे तो हड़सिया एकदम अपना परिवार बढ़ाना शुरू करता है। अब आप पे वो सिस्टम है नहीं यहाँ, क्यों जी? है क्या? है? वो चलाओ ना एक बार। हड़सिया थोड़ा मेरे खेत का हड़सिया देखना बा। अब भी ये इसी 1 महीने 2 महीने पहले अगस्त का है। हाँ। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये हमारा फार्म है, वो प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में
गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनमें बनाए हैं, सांप जैसे हैं उनके ये देखिए आप देख सकते हैं लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का, ये देखो पानी जमीन में जा रहा है छेदों से, द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है सारा पानी वाटर हार्वेस्टिंग ये तो सिस्टम। दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और कर दो बंद। आपने देखा ना जी, आप सामने आप सबसे मेरा, अब आप खेडूत हैं, आप में भी बहुत खेती करते होंगे, आपने अपने खेतों में ऐसा हलसिया देखा कभी? एक एक फिट का है और इसका स्वास्थ्य कितना है। और ये हलसिया जो है ना, अभी जब मैंने देखा, मेरे को भी नहीं पता था तेरे खेत में ये इतना हो सकता। अभी मैं जब गया वर्षा काल में इसी साल, तो रात वर्षा हुई, मेरे मैनेजर ने कहा कि जी खेत में आओ, यहाँ तो बहुत पानी हो गया। तो जो रास्ते हमने बनाए ना चलने के, उन पे ये सारा आ गया, हम चल ही नहीं पाए, वापस आना पड़ा, जगह ही नहीं मिली हमें, इतना हलसिया। अगले दिन गए तो पड़ोसी खेत सारे लबालब भरे पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई। मेरे खेत में पानी था ही नहीं, सारा पानी जो इन्होंने छेद बनाए, करोड़ों अरबों छेद बना रखे थे, उन छिद्रों से पानी, वो देखो ना हवा निकल रही थी, बुलबुले थे, वो सारा पानी धरती माँ के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब हम इस पे कितना पैसा भारत सरकार खर्च करती है। अब यदि सारी धरती पे ये खेती हो जाए तो उससे हलसिया पैदा होगा, छिद्र बनाएगा, न तो बाढ़ आएगी और न अकाल में पौधा सूखेगा, दोनों काम होते हैं। मेरे खेत में बाकी लोगों से 50% पानी कम देता हूं, 50% पानी की बचत है इसमें जो मैंने अब तक किया। और अकाल जब पड़े, मान लो वर्षा नहीं होगी, तो उस समय क्या होगा? धरती तपेगी मई जून में, और धरती के 2 फीट नीचे तो नमी है ना, नमी को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? बेज, बेज है ना 2 फीट नीचे। जो जब धरती तपेगी तो बेज में वाष्प बनेगा, बनेगा ना वाष्प, और वो वाष्प इन छेद जो इसने हलसिया ने बनाए, उस छेद से वाष्प ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको बेज चाहिए, बेज। ये है, इससे 50% पानी हम सारे दुनिया का बचा सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा विनाश पानी का करने वाला देश भारत है, नंबर 1 पे, जिसकी कृषि में धरती का 80% पानी खेती में प्रयोग करते हैं हम, इतनी बर्बादी। और इस प्राकृतिक खेती में 50% पहले दूसरे साल कम होगा। जो मेरे और खेडूत करते हैं वो 70% पानी कम पे भी जा चुके हैं। इसमें पानी की खपत न के बराबर है, क्योंकि नमी चाहिए। नमी कैसे होती है? अब सूक्ष्म जीवाणु समझ गया ना, सारे कैसे काम करता है, हलसिया कैसे करता है। अगली बात, यह हलसिया जब मरता है ना, तो इसका शरीर प्रोटीन से बना है, ये सारा धरती में ऑर्गेनिक कार्बन में बदल देता पूरे को, और सूक्ष्म जीवाणु भी ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार बनाते हैं। जितना ऑर्गेनिक कार्बन धरती का बढ़ेगा उतनी ही वो उपजाऊ बनेगी, सीधा फार्मूला है। अब
ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम सूक्ष्म जीवाणु और हड़सीयकार मित्र जीव का है। रासायनिक खेती का काम इन सबको मारने का है। उसका परिणाम क्या है, अब इसको और आपने सुनना चाहिए। 60 के दशक में जब हरित क्रांति देश में शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे लोग अमेरिका से पढ़ के आए और ये काम शुरू किया। उस समय की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इन्हीं की रिपोर्ट है कि सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, 2 से 2.5%। और अब पिछले साल ICR की और पूरे देश की मिट्टी की टेस्टिंग की रिपोर्ट आई है, पूरे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया, जो मेरी भूमिका था। मतलब सारे देश की धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। और इसका प्रमाण उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 60 के दशक में प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती थी, यह हेक्टेयर कुछ उन्होंने बताया। अब उससे 13-14 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बढ़ती जा रही। आप बताओ खेडूत यूरिया DAP बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि धरती में पैदा करने की ताकत खत्म हो गई। हमारे साथ ऐसा हो गया जमीन के साथ, जैसे बैलगाड़ी में कमजोर बैल जोड़ दो, वजन ज्यादा लाद दो और बैलों को आप डंडे मारो तो कुछ देर चलेंगे, फिर डंडे मारने के बाद भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना साहब, रबारी साहब, फेल हो जाएगा ना, है ना। और एक समय ऐसा आएगा डंडे बरसाते रहो, गिर जाएगा। आज धरती माता गिर चुकी है, धरती माता हार चुकी है, वो उसमें दम छोड़ा ही नहीं, चूस दिया उसको। और यूनेस्को की अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि यदि ये खेती अगले 50 साल दुनिया में चलती रही तो सारी धरती ऐसी बनेगी जैसे घर का फर्श होता है। ये जो टेबल है ना, ऐसी चिकनी हो जाएगी, में कुछ भी नहीं पैदा होगा और ये स्थिति बनेगी। आपका जो यूरिया है इसमें 50% नमक है। आप साइंटिस्ट से बात करो, 50%। और समुद्र के किनारे जो जमीन में तिनका भी नहीं पैदा होता, नमक की कमी के, नमक के कारण ही नहीं होता। तो हम सारी धरती में पैसे डाल के नमक डाल रहे हैं, सारी को बंजर बना रहे हैं और धरती सिकुड़ गई है, इसमें छेद नहीं बचे। पानी बरसता है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बहा के पानी में ले जाता है, धरती बंजर हो रही है। धरती पानी नहीं पीती क्योंकि धरती पानी पीने के स्रोत जो सूक्ष्म जीवाणु करते थे, हड़सिया करता था तो मार दिया। अब वो पानी बह करके बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ते हैं या बाढ़ आती है। तो ये खेती प्राकृतिक, जो लोग ये कहते इससे उत्पादन कम होगा, जैविक खेती में उत्पादन कम होगा। प्राकृतिक खेती में पहले ही साल ईमानदारी से खेती की जाए तो इसमें उत्पादन कम नहीं होता। और इसमें एक विधि आच्छादन की, धरती को ढक के रखना है, यानी कि उसमें 20 तरह की फसल लगा दो, धरती को खाली नहीं छोड़ना। इसमें जब अनेक तरह की फसलें होंगी तो वो समय समय पर उत्पादन ज्यादा आएगा। और जब धरती का तापमान 35 डिग्री होता तो इसका ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है। और हम क्या देखते हैं अपने गुजरात में, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, देश में कहा भी स्वच्छ करो, लेकिन खेडूत के खेत में पूर्ण स्वच्छता अभियान है, वहां कहीं पर भी तिनका नहीं मिलेगा, पूरी सफाई रखते हैं और वो सारी धरती की जुताई करते हैं। इसमें जुताई नहीं करनी, प्राकृतिक खेती में बहुत कम जुताई का काम तो हड़सिया करेगा। आपने इसका नाम ही हड़सिया रखा गुजरातियों ने, जो हल वाला काम करे, जो हल वाला काम करे वो हलसिया है। तो ये एक समय पर अनेक फसल बोना, धरती को आच्छादन करेंगे तो उसमें वापसा का निर्माण होगा, पानी 60 से 70% कम हो जाएगा और उत्पादन पैदावार होगा। अभी 1 महीना पहले जितने DDO
और आपके डीएम है ना प्रदेश के, इन सब को लेके मैं कुरुक्षेत्र गया था। माननीय अमित शाह जी ने मेरे को कहा इनको सबको ले जाके दिखाओगे। पिछले वर्ष में मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री उनको लेके गया। मेरा 18 फीट का शेरडी था जो इन्होंने देखा गन्ना, उसके बीच में क्रेशर हमने चला रखा, वहीं गुड़ खांड शक्कर ये सब बनाते हैं हम वहीं पर खेत में। और अब मेरा डांगर जो है, पिछले वर्ष मेरा 32 क्विंटल प्रति एकड़ निकला था, अब की बार 35 क्विंटल प्रति एकड़ निकला है। हर साल फसल बढ़ रही, क्यों? मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हर साल बढ़ रहा है। अब ये हलसिया देखो ना, मैंने नहीं पता था इतना है। अब ये इतना काम और सूक्ष्म जीवाणु का भंडार बन गया, मिट्टी में खुशबू आने लगी। तो काफी लंबी चर्चा मैंने आपके बीच में की है, तो मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी आप में काफी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अब आ चुके हैं। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार, ये रिपोर्ट है। उससे किसान कर्जे में डूब रहा है, वो बहुत महंगी हो गई है। इस खेती में कीटनाशक अपने घर के ही बनाए जाते हैं, नीमास्त्र, सूटास्त्र, अग्निअस्त्र, वो हम यूज करते हैं। और हमारी खेती में बीमारी आना ही बंद हो गई। अब बीमारी लगती है कमजोर आदमी को, कमजोर धरती को, कमजोर पशु को। जो बलवान है उसको बीमारी भी नहीं लगती है। तो धरती की जब ऑर्गेनिक ताकत बढ़ेगी तो बीमारी भी कम आती है। अब जो हर समय एंटीबायोटिक खाएगा तो तभी बीमार हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक का काम ही यूरिया डीएपी करते हैं खेत में। तो इससे मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर चलेंगे तो उसके लाभ क्या हैं? पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, धरती माता बचेगी, गौ माता बचेगी, किसान की आय बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा इसमें है ही नहीं। इसमें बाजार से भाई गुड़ भी किसान का, दाल भी किसान की, और गाय भी किसान की। बाजार से क्या लाना उसने, और लाना भी है तो कितना महंगा है, कुछ भी नहीं ना इसके मुकाबले। तो इस प्राकृतिक खेती से, और भारत का इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेश देके और यूरिया डीएपी खरीदा है। 2.5 लाख करोड़ एक साल में। अब 2.5 लाख करोड़ तो अपने पूरे प्रदेश का बजट है एक साल का। कितना विकास हो सकता है? अकेले गुजरात में 12,000 करोड़ का यूरिया आता एक साल में। और ये पैसा विदेश को गया, बदले में जहर खरीदा, जहर से धरती को जहरीला बनाया, जहरीला आहार लोगों को खिलाया, उनको खिला के अस्पताल पहुंचाया। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, दुनिया भर की बीमारियां ये जो बढ़ रही वो इस कारण है कि मेरा आपका आहार शुद्ध नहीं है। अब ये बोतलें 20 साल पहले कौन लिए फिरता था? कहीं भी पानी पीते थे। अब इनके बिना जी नहीं सकते। तो यही हमने पैदा किया ना। हवा लेने की बची नहीं, धरती जहरीली, पानी जहरीला, माँ के दूध में यूरिया, पशुओं को भी कैंसर हो गया, पक्षी जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो गई। तो इस प्रकृति को हम जितना छेड़छाड़ करेंगे उसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है। अभी इस साल देखा ना ग्लोबल वार्मिंग का रूप। वर्षा पड़ी तो 1-1 फुट पानी गिरता है, नहीं गिरती तो सूखा पड़ता है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं ओलावृष्टि है। ये सब बढ़ने वाली है और इसके लिए 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेवार है। ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। तो आप सब आदरणीयों से मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है, संघानी जी का और माननीय विपिन भाई का, आप सब का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मैंने तो एक मिशन बना लिया, मैं इसमें ईश्वरीय व्यवस्था देखता हूं। भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। मेरे गुरु ने बताया था भगवान की व्यवस्था में जो सहयोग करता वो ईश्वर की पूजा है। जो परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग करे, परमात्मा ने क्या किया? स्वच्छ पहाड़ दिए, उनको स्वच्छ रखो, स्वच्छ पानी दिया, उसको गंदा मत करो, धरती इतनी साफ सुथरी दी, इसमें जहर मत डालो,
लोगों को जीवन देना है, जीवन लेना नहीं है। आज हमने घर घर कैंसर पहुंचा दिया, घर घर डायबिटीज हो गई, हार्ट अटैक, 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं। ये क्यों मर रहे हैं? वो ये स्लो पॉइजन हर बच्चे के अंदर जा रहा है खाने के द्वारा, और उसने सब ऑर्गेन जला दिए, खत्म कर दिए, डैमेज कर दिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस दिशा में आप थोड़ा सा गंभीरता से, क्योंकि महाजनों ये न गता सपन था, गीता में लिखा है बड़े लोग जो रास्ता देते हैं छोटे लोग उस पे चलते हैं। आप अपने अपने जिला के आदरणीय हैं, आप उनके लिए आदर्श हैं। आप जब इस रास्ते को पकड़ाने का देंगे तो इससे बहुत पुण्य मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां हमें नमन करेंगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, कहेंगी हमारे बड़े कैसे लोग थे जिन्होंने बंजर बना के धरती दी, पीने का पानी दिया नहीं, और जहर वाली हवा दे दी, और कैंसर ही बांट के दुनिया में चले गए। इस पाप के भाग से बचने का तरीका इस प्राकृतिक खेती की ओर आना है। रासायनिक फेल हो गया, जैविक से पूरा पेट भर नहीं सकता। ये विकल्प है जिससे उत्पादन घटेगा नहीं, लागत लगेगी नहीं, और इससे प्राणी जगत बच पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय मेरे को दिया, बोर तो नहीं हुए? तो बहुत बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि और ऋषि शुरू में कहा ना, साइंटिफिक कृषि क्षेत्र में आज का साइंटिफिक भाषण दिया है। हमारे बिपिन भाई आपके आभार विधि करें, उनके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट विथ परमिशन, आपकी परमिशन होगी तो हम चाहेंगे कि हमारा पूरा बोर्ड कुरुक्षेत्र में आपके वहाँ पे आपका समय के अनुसार- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ, दिवाली के बाद करेंगे। उसके बाद जब होगी ना मैं आपसे संपर्क करूँ। जब भी अगली बार मेरा जाना होगा तो मैं भी वहीं रहूंगा आपके बीच में। वाह, बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी है। गुजको मासूल ने गुजको मासूल की बोर्ड मीटिंग में हमारा निमंत्रण को स्वीकार करके आप अपना अमूल्य टाइम हमें दिया, और यहाँ आके प्राकृतिक खेती के विषय हमें जो जानकारी दी। हम आपको इश्योर करते, वादा देते हैं कि हमारे सभी ज़िले के अंदर आपने जो किया वो अभी आप जहाँ भी जाते हो, जब ये प्राकृतिक खेती के विषय आप बोलते हो तो मेरे हिसाब से तो 50% खेडूत वर्ग है गुजरात का, वो दिशा में काम कर रहा है। लेकिन जो बचे हुए हैं वो भी हमारे ज़िले में हम प्राकृतिक खेती के दिशा में काम करें, ऐसा काम करेंगे, ऐसा हम आपको वादा करते हैं। ऐसे प्राकृतिक खेती के प्रणेता, और आज यहाँ आके हमारा गुजको मासूल के एक दिन के अंदर ऐतिहासिक नामांकन हमारा गुजको मासूल का आज का दिन करवाया। ऐसे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का आभार प्रकट करता हूँ, और हमारा चेयरमैन, गुजको मासूल का चेयरमैन, इफ्को का चेयरमैन, एनसीओए का चेयरमैन, और राज्य से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आगेवान दिलीप भाई संघानी का भी यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सब हमारा डायरेक्टर जो है, जो आज गुजको मासूल के एक नई ऊंचाई ले जाने के लिए सबने मेहनत की, तो सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। 8.5 लाख खेडूत इस समय प्राकृतिक खेती गुजरात में करनी शुरू कर चुके हैं। ये हमारे पास आंकड़े, प्राकृतिक यूनिवर्सिटी भी आप भी करने शुरू कर गए। सबको प्रणाम, धन्यवाद। कभी राजभवन आइए, स्वागत रहेगा। दौरे के दौरान उन्होंने अपने बहुमूल्य अभ्यास, अनुभव और अनुसंधान को साझा किया। अच्छे से बिताया दिन
शानदार अनुभव वाले भाषण के साथ समाप्त हुआ। गुजको परिवार ने राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को हृदयपूर्वक विदा किया।